है, एक ही जन्म में लर्निंग नहीं हो पाएगी, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इनफैक्ट मास्टर एक लेटर में कहते हैं एवरेज मनुष्य को 777 जन्म लेने पड़ेंगे। कर्म का नियम सुप्रीम है। किसी भी हाईएस्ट गॉड को, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, दे हैव नो अथॉरिटी टू ब्रेक द लॉ ऑफ कर्मा। जो मनुष्य ने किया है उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, इस जन्म में या किसी और जन्म में। ऋषि मैत्रेय हिंदू धर्मशास्त्रों में और बुद्धिस्ट धर्मशास्त्र में उनको बोधिसत्व कहा गया है। वो वर्ल्ड टीचर होते हैं। हर एक धर्म वाले बटे हुए, हिंदू इतनी जातियों उपजातियों में, मुसलमान लोग तमाम सिया सुन्नी बटे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग तमाम सेक्ट में बटे हुए हैं, तो हर जगह आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बाद में हमारे किसी ने लिखा है कि पुराने जन्म में वो सम्राट अशोक थे। हेनरी ऑलकॉट जी। कुछ लोगों का इंटरेस्ट था कि मृत आत्माओं को बुलाते थे, वो लोग उससे कन्वर्स करते थे। स्वामी दयानंद लिखना चाहते थे ओनली वेदास आर द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग। ह्यूमैनिटी दो भागों में बटी हुई है। एक भाग वो है जो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम के नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है और आप अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल साधना में, अपनी आध्यात्मिक प्रगति में बिगिनर मानते हो या एडवांस्ड मानते हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आज के एपिसोड से। आपने पीएम से हिंदी का शो ब्रह्म विद्या ज़रूर देखा होगा। ब्रह्म विद्या में डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की विजडम शेयर की थी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है यूएस पांडे जी और उनकी किताब का नाम है थियोसॉफिकल ब्लूम्स। आज के एपिसोड में यूएस पांडे जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की हिस्ट्री, मैडम ब्लवात्स्की, एनी बेसेंट, CW लीडबीटर, इन लोगों के किस्से और स्टोरीज़ और कैसे जो सिंपल से सिंपल साउंड होने वाले जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स से सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम थियोसॉफी की लाइट में कैसे एडवांस लेवल पे एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, ये सब बताया। चलिए बात करते हैं यूएस पांडे जी से और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुरू करें। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने किताब लिखी है थियोसॉफिकल ब्लूम्स। हम किताब पे बात करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा थियोसॉफी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की हिस्ट्री थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। ओके, पहले हम थियोसॉफिकल सोसाइटी का थोड़ा चर्चा कर लें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्यों बनाएगी, जिस समय बनाएगी उस समय ही क्यों बनाएगी, और किसको माध्यम चुना गया, क्यों चुना गया उसको। जो विकास चल रहा है नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग का, टोटल इवोल्यूशन जो चल रहा है, जिसको हम लोग डिवाइन प्लान कहते हैं, एक गॉड का प्लान है, उसके अनुसार चलता है। लेकिन उस प्लान को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम है। जैसे ऑर्डनरी मैनेजिंग सिस्टम, कोई फैक्ट्री हुआ, कोई ऑफिस हुआ, उसका सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है, टॉप प्रेसिडेंट एंड देन अदर पीपल। उसी तरह इवन इवोल्यूशन को भी देखने के लिए देयर इज सिस्टम, जिसको कॉमन भाषा में मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, हम लोग उसको हायरार्कीज कहते हैं। और वो हर एक प्लैनेट पर होता है, हर एक सोलर सिस्टम में होता है, अलग अलग लेवल। उसका नाम हमारे धर्मशास्त्रों में अलग अलग आया है। सो इस पृथ्वी पर जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में सिद्ध संघ कहा गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर में बोधिसत्व संघ कहा गया, हमारे थियोसॉफी में उसको वाइट ब्रदरहुड कहा गया, वाइट ब्रदरहुड, श्वेत संघ। तो क्या है श्वेत संघ? वो जीवन मुक्त ऋषियों का एक ग्रुप है। जीवन मुक्त भी कई, उसके बाद कई उनके स्टेजेस होते हैं, उसमें हायरार्की होती हैं, एंड उनका काम है एज एजेंट ऑफ द, जो ईश्वर है, बड़ा है, उसको इस पृथ्वी पर जो भी विकास चल रहा है, नॉट ओनली स्पिरिचुअल विकास, इवन फिजिकल मटेरियल, वो सब जो है, इवन मनुष्य का कद का ठीक ऐसा हो, विकास युग से युग चलता है, जलवायु परिवर्तन, ये सब वो गाइड करते हैं एक डिवाइन प्लान में। और जहाँ कुछ अवरोध होता है वहाँ इंटरवीन करते हैं। और जैसे किसी भी सांसारिक मैनेजमेंट में पीरियडिकल रिव्यू मीटिंग होती है, ये लोग रिव्यू करते हैं पीरियडिकली, उसमें कुछ स्पेशल एक्शन लेते हैं। वो स्पेशल एक्शन में चूँकि जो एक नेचर का नियम है कि कोई भी विकास जब होता है तो एक स्टेज पर पहुंच करके फिर उसका डिग्रेडेशन शुरू होता है। एनीथिंग दैट इज साइक्लिक,
और फिर वो रिजनरेट होता है। बट उस डिग्रेडेशन की प्रोसेस में कभी कभी ऐसी स्टेज होती है कि अगर वहाँ कोर्स करेक्शन न किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा एंड फिर इट विल इम्पॉसिबल टू अगेन लिफ्ट इट अप, चाहे वो सिविलाइजेशन हो, चाहे कंट्री हो, चाहे ह्यूमन इवोल्यूशन हो। सो ये जो सिद्ध संघ का काम है उस स्टेज पे इंटरवेन करना व्हेन दे फील कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। वैसे हमेशा इंटरवेन करते हैं, नॉट इन इंटरवेंशन बट काम हमेशा करते हैं। जनरली ये लोग मेंटल वेव पर तरंगे भेजते हैं जो सेंसिटिव है, सो दैट दुनिया में जो लोग हैं जो सेंसिटिव है वो कुछ चेंज करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, अगर वो सेंसिटिव है तो उसके माइंड में तरंग भेजेंगे कि ये कानून चेंज करो सो दैट सोसाइटी का भलो। फॉर एग्जांपल जो अमेरिका में दास प्रथा ख़त्म की गई थी बाय अब्राहम लिंकन, तो मोस्ट प्रोबली द अब्राहम लिंकन के माइंड में कहाँ से आया दास प्रथा ख़त्म हो गई? दैट मीन्स सम मेंटल वेव वाज सेंट टू दी बाय दी सत्संग दैट ख़त्म करो। सिमिलरली भारत में जो सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने उसका मूवमेंट चलाया कि सती प्रथा को ख़त्म किया जाए, लॉ बनाया जाए। तो ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर होते हैं, उनको भी माइंड में वो भेजते हैं इस तरह से। तो इनफैक्ट मास्टर ने कहा है कभी कभी हम लोग रेवोल्यूशन भी कराते हैं जो चेंज करने के लिए इस तरह से, और जो भी सेंसिटिव होते हैं उनके माइंड में आते हैं। मे नॉट बी वेरी बिग रिफॉर्मर, तो जितने नोबल पर्पज़ के लिए होते हैं उसमें इनका होता है, गाइड करते रहते हैं। इनफैक्ट जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं कहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दो ऑल्सो मैनेज। सो और उसी क्रम में एक कई लोग स्पिरिचुअल इम्पल्स भेजते हैं। जब कोई स्पिरिचुअलिटी बहुत डाउन होने लगती है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट? स्पिरिचुअल मीन्स वननेस, सबकी भावना। जब बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है, लोग संघर्ष करने लगते हैं और दुनिया में कलह बढ़ती है, सो दे फील दैट ह्यूमैनिटी इज़ गोइंग रॉन्ग वे, सो एट दैट टाइम दे इंटरवीन, दे ब्रिंग सम, ट्राई टू ब्रिंग टीचिंग कि उसको ठीक किया जाए। और वो कहते हैं हम कोई नई टीचिंग लेते हैं, पुरानी टीचिंग जिसको लोग भूल जाते हैं। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं जो टीचिंग मैं बोल रहा हूँ वो नई नहीं है, पुरानी है, लोग भूल जाते हैं। सो जितने अवतार, पैगंबर या बड़े बड़े संत आते हैं इसी प्रोसेस से, इसी सिद्ध संघ के माध्यम से आते हैं। चाहे वो हमारे हिंदू का अवतार हों या बुद्ध हों या बड़े बड़े संत जैसे गुरु नानक हों या प्रॉफेट मोहम्मद हों, सब इसी से लाए जाते हैं। अलग अलग टाइम में, अलग अलग सोसाइटी में, उस सोसाइटी का जो डिग्रेडेशन है उसको ठीक करने के लिए, स्पिरिचुअल इम्पल्स देने के लिए। और इसमें जो हायरार्की है उसमें नंबर 1 पर वो हैं जिनको हिंदू धर्मशास्त्रों में महात्मा सनत कुमार कहा गया, जिनके बारे में कहा था हमेशा 16 साल की उम्र में रहते हैं, यंग एज रहते हैं, लाइक वर्जिन यूथ। और वो उनके 3 भाई पृथ्वी पर आए थे करीब 2 करोड़ साल पहले वेनस प्लैनेट से। ही इज़ प्रोडक्ट ऑफ वेनस प्लैनेट, परफेक्ट। और अकॉर्डिंग टू थियोसॉफिकल लिटरेचर वो गोबी डेजर्ट में रहते हैं, बट सूक्ष्म शरीर में नोबडी कैन हैव एक्सेस एक्सेप्ट ए पर्सन एट वेरी हाई स्पिरिचुअल लेवल। और उनके उनके 3 भाई हैं, जिसको सनक सनातन सनातन कहा गया हिंदू धर्मशास्त्रों में। और उसके जस्ट नीचे जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ जो बुद्ध हुए थे, जिन्होंने निर्वाण त्याग करके निर्वाण को प्राप्त अधिकारी हुए, लेकिन निर्वाण को त्यागा उन्होंने सो दैट ही कैन हेल्प द ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ। और दैट वाज वो उनका बहुत बड़ा त्याग था। और इसलिए बुद्ध को मैडम ब्लॉस्की लिखती हैं उस महान त्याग के अनुसार वो सभी अवतारों से ऊपर हुए। उन्होंने अपने पृथ्वी का, अपने सूक्ष्म शरीर को रोक लिया है कि जब तक मानवता उस लेवल पर नहीं पहुंचे तब वो छोड़ेंगे इस पृथ्वी को। और थर्ड लेवल पर 3 मुख्य हैं। एक को कहा गया है ऋषि मैत्रेय हिंदू धर्मशास्त्रों में, और बुद्धिस्ट धर्मशास्त्र में उनको बोधिसत्व कहा गया है। वो वर्ल्ड टीचर होते हैं। जितने पैगंबर अवतार आते हैं सब उनके माध्यम से आते हैं, रेवलेशन। उनके पैरेलल एक मनु होते हैं जो हर एक रेस को शासन करते हैं। इसमें वैश्वस्त मनु रूल कर रहे हैं। उनका काम है फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो, कैसा जलवायु हो, कैसे नदी पहाड़ ये सब कैसे हो, मनुष्य की कद काठी कैसी हो, उसकी क्षमता क्या हो, बौद्धिक क्षमता कितनी दे, जो वो सब कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये क्षमताएं चेंज होती रहती हैं। जैसे हम लोग इसमें 5वीं रेस में है, इसमें 5वीं रेस में जो उनका प्लान था उसके अनुसार दिया गया है। और उसके पैरेलल एक और महान ऋषि हैं जिनको महाचौहान कहा गया है। बाकी सब फंक्शन उससे उनके हैं, कितना कल्चर है, कितना साइंस दिया जाए, ये सब रेगुलेट करते हैं। उनके पास ज्ञान पूरा है इस पृथ्वी पर एजुकेशन का, उसमें रेगुलेट करते हैं कितना देना भी ठीक है। साइंस, कल्चर, आर्किटेक्चर, देन रिचुअल क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, क्या किसको रोका जाए, ऑल दैट थिंग। उनका एक और भी काम है, रेगुलेट करते हैं वो कि कितना स्पिरिचुअल शिक्षा भी देनी जरूरी है,
कितना नहीं देना जरूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बच्चा अभी समझ नहीं पाएगा, गेट कन्फ्यूज, तो रेगुलेट करते हैं कि इतना हम नहीं देंगे, इतना ही देंगे अभी। और ये 3 लोग हैं, और उसके नीचे 7 महान ऋषि हैं जिनको सप्तर्षि कहते हैं हम लोग। अ, और उनके उनके नीचे करीब 50-60 लोग हैं। ये पूरा एक सिद्ध संघ है, और ये लोग 3 ग्रुप में रहते हैं। एक ग्रुप रहता है तिब्बत में, जो हिंदू और बौद्ध प्रथा से निकले हैं, जीवन मुक्त। और एक ग्रुप रहता है इजिप्ट के ऊपर, सूक्ष्म शरीरों में। ये लोग मोस्टली सूक्ष्म शरीर रहते हैं, बट कुछ लोग आवश्यकता अनुसार कभी कभी फिजिकल बॉडी धारण करके आते हैं। दूसरा इजिप्ट में रहता है, जो पुराने चार्डियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन से निकले हैं। और तीसरा आयरलैंड में रहते हैं, जो क्रिश्चियन प्रथा से और वेस्ट ग्रीक प्रथा से निकले हैं। इजिप्ट में जो इस्लामिक प्रथा से, सभी प्रथाओं से जीवन मुक्त ऋषि निकलते हैं। तो बट उस लेवल पर सब एक हो जाते हैं, और इनकी पीरियडिक मीटिंग होती है। तो ऐसा लिखा आता है थियोसॉफिकल लिटरेचर में, कभी 18th सेंचुरी मीटिंग की हो रही थी, रिव्यू मीटिंग, तो उसमें ये कंसेंसस बना कि ह्यूमैनिटी इज़ गोइंग रॉन्ग वे, इसका डिग्रेडेशन बड़ा हो रहा है। एंड क्या हो रहा है, मेनली उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज लोग डोमिनेट कर रहे थे। अंग्रेज लोग, जो वाइट स्किन लोग, कलर स्किन लोगों को अपने से नीचा समझते थे, इन्फीरियर समझते थे। अंग्रेज लोग भारतीयों को, चीनियों को सबसे ख़राब समझते थे, अपने से इन्फीरियर समझते थे। और फिर हर एक धर्म वाले बटे हुए, हिंदू इतनी जातियों उपजातियों में, मुसलमान लोग तमाम शिया सुन्नी बटे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग तमाम सेक्ट में बटे हुए हैं। तो हर जगह आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई सब अपने को बड़ा कर रहा है, दूसरे को नीचा कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो ह्यूमैनिटी नीचे जा रही है, गड़बड़ा रही है। तो उसमें से इन 2 ऋषियों ने एक स्टैंड लिया कि प्रोबब्ली नाउ द टाइम हैज़ कम टू फिजिकल इंटरवेंशन। अभी लोग खाली मेंटल लेवल पे करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम से नो, प्रोबब्ली यू डोंट फील, और योर एफर्ट में फेल। जैसे कहते हैं ना, अभी बच्चे लोग हैं, अभी सुनेंगे नहीं तुम्हें, दे आर नादान है। बट इन 2 ऋषियों ने स्टैंड लिया कि वी फील दैट एट इज सम पीपल आर प्रिपेयर टू लिसन, नॉट ऑल। सो देन होल असेंबली gave a permission at experimental basis and at the risk of failure, ये वर्ड लिखा है, all right as experimental you can do but at the risk of failure, मैंने इस पे फेलियर होने के चांसेस हैं। तो जब इनको परमिशन मिला, इन 2 ऋषियों ने फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया, उनका नाम मैं बताऊँ। सो जब ये इनको परमिशन, तो 5-6 लोग और तैयार हो गए उनके साथ आने के लिए। उसमें कुछ इजिप्ट के ऋषि थे जो जीवन मुक्त थे, कुछ जिनको हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में ऋषि अगस्त कहा जाता है, वो भी तैयार हुए। और इनके एक डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन वाइज है, कुछ टेरिटोरियल वाइज है। जैसे 2 मास्टर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना को फंक्शनल है, उसमें एक मास्टर जो हैं सीधे ऋषि मैत्री से जुड़े हैं, दैट मीन्स शिक्षाएं देना, जिनको महात्मा कुथमी कहा गया, अपना नाम वो, बट ये कहा गया वो लोग अपना असली नाम नहीं बताते, एक नाम बताया है, कुथमी लाल सिंह। और दूसरे मास्टर मौर्य हैं, जो सीधे मनु से जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों ने स्टैंड लिया ये करने, फिजिकल इंटरवेंशन के लिए। और फिर उसके साथ 5-6 ऋषि होते हैं, और ऋषि में अगस्त हुआ। अगस्त ऋषि जो हैं, एक जैसे बताया कि इनके 2 तरह के फंक्शन हैं, एक फंक्शनल, कोई टीचर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई कल्चर देता है, और दूसरा टेरिटोरियल, जैसे गवर्नर लोग होते हैं। तो ऋषि अगस्त जो हैं इंडियन पेनिनसुला के इंचार्ज हैं। इंडियन पेनिनसुला बोथ प्रेजेंट इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये सब जो इंडियन पेनिनसुला, हाँ सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें वो नज़र रखते हैं क्या हो रहा है, ऑल दोस थिंग, एंड ही ट्राइज टू इंटरवीन। और कभी कभी वो फिजिकल बॉडी में आते हैं। इनफैक्ट मैडम ब्लॉसिन को फिजिकल बॉडी में मिली थी, रेड बीटर मिले थे, उस समय साउथ इंडिया में किसी फिजिकल बॉडी में रह रहे थे। बट ये मास्टर्स का ही, दे व्हेन दे कम इन फिजिकल बॉडी दे लिव लाइक ऑर्डिनरी पर्सन। जैसे उस समय अगर उस सोसाइटी में जो भी कपड़ा पहना जाए वो पहन लेंगे, अगर पैंट शर्ट हो पहनेंगे, ये नहीं कि कोई स्पेशल जुड़ाव रखेंगे, कोई स्पेशल कोई रंग का कपड़ा पहनेंगे। तो एक ऑर्डिनरी आदमी को पता नहीं चलेगा दे आर जीवन मुक्त ऋषि, ही विल जस्ट लुक लाइक ऑर्डिनरी मैन, बट उनके काम डिफरेंट लेवल। तो इस तरह से ये सिद्ध संघ। सो 2 मास्टर ने जब ये उनको परमिशन मिल गई एट द रिस्क ऑफ फेलियर, सो दे नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए लिविंग पर्सन, क्योंकि ये भी हमेशा फिजिकल बॉडी में नहीं रह सकते, इनका अपने काम होते हैं तिब्बत में बैठ करके। सो दे वर लुकिंग फॉर लिविंग पर्सन जो इनकी शिक्षाओं को लोगों को बता सके। अगेन उन्होंने कहा कि मेरी शिक्षा नहीं है, पुरानी है, लोग भूल गए हैं, बट वी वांट टू। सो इनको सर्च करते करते एक लड़की मिली 20 साल की, जिसको हेलेना पेट्रोवा ब्लॉट्स्की नाम था, रूस में पैदा हुई थी, आजकल यूक्रेन हो गया है। इनफैक्ट यूक्रेन गवर्नमेंट ने उनकी जो बर्थ प्लेस थी उसको नेशनल हेरिटेज वहाँ रखा बनाकर। तो 20 साल की लड़की थी, और
उनकी कहानी है कि उनके पेरेंट्स उनके चाइल्डहुड में समाप्त हो गए थे, वो अपनी आंट के साथ पल रही थी। सो और इन मास्टर के पास सबका पुराने जन्म में हम क्या थे, हमारी कैपेसिटी सबको उनको मालूम है। सो वो मेंटल लेवल पर देख लेते हैं कि क्या कैपेबिलिटी है। तो इन 2 मास्टर्स में से एक उनको संपर्क किए ब्लॉट्सकी को व्हेन शी वाज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड, जिसको हम ड्रीम कॉन्शसनेस कहते हैं। वो तिब्बत में और वहाँ से तो उनको ये बताया कि उनके पुराने जन्म को दिखाया और कहा कि ये एक काम जो हम करना चाहते हैं, इसके लिए तुम कैपेबल हो, इसलिए हम बताने आए हैं। बट चॉइस विल बी योर्स, आइदर एज ए ऑर्डिनरी गर्ल यू मैरी, हैव ए फैमिली, गिव प्रॉपर्टी, हैव चिल्ड्रन, और यू डू दिस वर्क। हम केवल इतना बताए हैं कि यू आर केपेबल ऑफ दिस वर्क, चॉइस विल बी योर्स, बिकॉज दे डोंट इम्पोज चॉइस। मास्टर मौर्य और मास्टर कुटुमी ने, ओनली मास्टर मौर्य went. मास्टर मौर्य ने He is the senior person. हाँ, हेलेना ब्लेवेत्स्की जी को बोला, when she was साइकिक विजन्स में बताया, मैसेज दी। वहाँ गए वो फिजिकली ड्रीम कौन सा अपीयर हुए, शटल बॉडी में ट्रेवल करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में। Then she said, I will do what you want, because she has tendency from the past karma, मास्टर से संपर्क था। वो बाद में लिटरेचर में आया कि कैसे वो मास्टर के साथ पहले रही हैं, स्टोरी जाते हैं पुराने जन्म में। सो शी सेड ऑल राइट, देन यू कम टू आवर आश्रम तिब्बत में। तो बल्कि वो अपनी आंट को बिना बताए चल दी वहाँ से, और उसमें तिब्बत में बहुत ही एंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन था, 2 बार फेल हो गई, तीसरी बार पहुँची वहाँ पर, तो रहीं काफ़ी दिन तक। और बल्कि बीच में उनकी चाची परेशान होने लगी कि मेरी भांजी कहाँ चली गई। देन मास्टर अगेन वेंट एंड गिव हर लेटर इन फ्रेंच राइटिंग, बिकॉज शी वाज नोइंग फ्रेंच, कि आपकी भांजी अपने मन से सबसे सेफ है एंड शी इज़ गोइंग टू डू ए ग्रेट वर्क फॉर द सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी। वो लेटर उन्होंने बाद में दिया, दैट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ मास्टर। उसके हमारे संग्रहालय में है वो, मास्टर के हैंड राइटिंग का लिखा हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुझे याद है कि एक इंडियन फेस वाला कोई व्यक्ति आएगा जिसके दाढ़ी थी, एंड ही जस्ट थ्रू दिस लेटर एंड वेनिस्ड। मैंने बाद में सूक्ष्म शरीर में गए थे, जस्ट देखे चले, उसमें ये लिखा था संदेश कि शी इज सेफ। खैर आफ्टर दिस व्हेन शी वाज गिवन ऑल द टीचिंग, उसके काफ़ी लिटरेचर है, शी वाज शोन बिग लाइब्रेरी एंड ऑल दोस थिंग। तो देन शी वाज टोल्ड नाउ यू गो एंड प्रोपोगेट दिस टीचिंग। उसके 2 रखे गए, 2 आयाम। एक तो जो विश्वास, जो परंपरा चल रही है, धार्मिक विश्वास, उसमें गलत क्या है वो बताना है, और फिर सही क्या है, दोनों चीज़ बतानी है। क्योंकि गलत को छोड़ेंगे नहीं तो सही को नहीं पकड़ पाएंगे, अगर दोनों साथ पकड़े रहेंगे। सो वो दोनों बताना है। और जो गलत को बढ़ाएंगे तो एकदम उसमें कोई फैन बट नहीं, ये नहीं कि कोई नाराज़ नहीं हो जाए, कोई खुश ना हो जाए, ये नहीं बताना है, ये गलत है, ये गलत है। जैसे हम लोग सांसारिक कहते हैं, भाई मत बताओ नाराज़ हो जाएगा, करते हैं ना, कहते हैं नो, स्ट्रेट। इसलिए हमारे मास्टर जो लेटर है ये बड़े, जो चीज़ गलत है वो बड़े कड़े शब्द में कहते हैं, और जिस चीज़ अच्छी उसको अप्रिशिएट करते हैं। सो कहते हैं कि वी हैव नॉट टू बादर हु इज़ प्लीज, हु इज नॉट प्लीज, यू हैव टू टेल दिस इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। सो ये अप्रोच बताया गया, एंड उनको कहा गया यू विल स्टार्ट वर्क फ्रॉम USA। देन शी पुट क्वेश्चन कि वही USA 200 साल पर USA कोई सुपर पावर नहीं था, एंड मैं रूस की हूँ, आप लोग भारत तिब्बत के हैं। तो एट दैट टाइम मास्टर सेज इन फ्यूचर USA इज गोइंग टू बी सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। एट दैट टाइम USA नो हर, दे आर फोरकास्टिंग, दे आर सीइंग द फ्यूचर आल्सो। और चूंकि हमारा पर्पस है इंटेलेक्चुअल लोगों को प्रभावित करना, और अमेरिका इज़ गोइंग टू बी सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो वहाँ से जो भी विचार निकलेगा, अच्छा या ख़राब, दुनिया उसको फॉलो करेगी। वो आज हम देखते हैं वही हो रहा है। तो इसलिए वहाँ के इंटेलेक्चुअल माइंड को पहले हमें प्रभावित करना है, वहाँ के माइंड, बिकॉज इंटेलेक्चुअल पर्सन बिकम लीडर, जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसको क्राउड फॉलो करती है। देन शी एक्सेप्टेड। देन शी वाज आल्सो टोल्ड यू स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश। उसको उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि माई मदर टंग इज रशियन, आप संस्कृत के विद्वान हैं, तिब्बत के विद्वान हैं, और मुझे अंग्रेजी ठीक से आती नहीं, तो अंग्रेजी क्यों? देन मास्टर सेड इंग्लिश इज गोइंग टू बी वर्ल्ड लैंग्वेज, और वर्ल्ड मोस्टली इंटेलेक्चुअल विल नो इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश में लिखना है। एंड डोंट बादर, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, यू राइट व्हाट एवर यू नो, वी विल करेक्ट इट, वी विल मेक करेक्शन। सो जब मास्टर से संदेश मिल गया दोनों से, देन शी मूव टू USA, बिकॉज शी वाज आस्क्ड टू स्टार्ट वर्किंग USA। जब वो पहुंच गई तो
बट मेन पर्पज था टू गिव ए स्पिरिचुअल इम्पल्स बिकॉज डिग्रेड हो रही थी, जैसे मैंने पहले बताया रिव्यू मीटिंग में पता कि ह्यूमन सोसाइटी डिग्रेड हो रही है, उसको स्पिरिचुअल इम्पल्स देने के लिए सोसाइटी बनाई, जस्ट लाइक अवतार और पैगम्बर लाए जाते हैं. सो व्हेन शी वाज सेंट देयर विद द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग सोसाइटी, तो पहले उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया. देन मास्टर सेड कि मास्टर ऑल्सो फेल्ट कि भाई ये लड़की तो बहुत है आइडियलिस्टिक है, मेहनती है, बट इतने बड़े काम के लिए सेटिंग मेकिंग ए सोसाइटी एंड मेंबरशिप एंड ऑल दिस देयर शुड बी सम असिस्टेंस. देन अगेन दे स्टार्टेड सर्चिंग ए पर्सन. सर्चिंग का क्या क्राइटेरिया है, उसके पहले मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं. कई साल बाद कुछ लोग, जैसे हर एक व्यक्ति का कितना भी अच्छा हो बट कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो कुछ लोग ब्लॉट्स की क्रिटिसाइज करते हैं टेम्परामेंट पर, कभी कभी किसी चीज़ पर जल्दी नाराज हो जाती थी. तो किसी ने कहा आप इनको क्यों चुना, ऐसी लड़की को हमें क्यों नहीं चुन लिया आपने, मैं तो बेटर हूँ उनसे. नॉट इन दिस वे बट दैट वाज इंडिकेशन व्हाई यू चोज द ब्लॉट्सकी. देन मास्टर रिप्लाइड कि दैट वी गो बाई, बिकॉज ही वाज टोल्ड कि आउटर टेम्परामेंट ऐसा है, वो जल्दी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाती है. देन मास्टर सोट कि yes, ideal should have been that outer temperament also, inner temperament also, but we could not get anybody. We prefer the inner nature, we prefer the heart कैसा है. outer nature फिर भी बाहर से थोड़ा सा अच्छा खराब लगता है, but that is not important. What is the heart nature, inner nature? and उसको कहा heart pure, we look for pure heart. और प्योर हार्ट का एक ही डेफिनेशन है, जो काम करने जा रहा है वो केवल निस्वार्थ भाव से सबकी भलाई के लिए हो रहा हो, अपना उसमें कोई पर्सनल सेल्फिश डिजायर नहीं हो. दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्योर हार्ट. और ही सेड कि ये लड़की मुझे 100 साल के सर्च के बाद मिली है. वी हैव बीन सर्चिंग प्योर हार्ट पर्सन, 100 ईयर्स सर्च के बाद मिली. सो अब हम आगे आते हैं. सेकंड पर्सन की जब उससे चुनाव होने लगा, अगेन क्राइटेरिया सेम, प्योर हार्ट. और प्योर हार्ट की सेम डेफिनेशन कि सारा काम जो करना है निस्वार्थ भाव से, दूसरों की भलाई के लिए, निष्काम निस्वार्थ, अपना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो कि हमारा नाम हो जाएगा, हमें कोई प्रसिद्ध होगी, हमें कोई पुरस्कार मिलेगा, वो नहीं होना चाहिए. तो देखते देखते उनको एक मिले कर्नल हेनरी स्टील अलकॉट. वो वहाँ पर एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे अमेरिका में. और अमेरिका में उसमें फूड की कमी थी, उस ऑर्गन पर रिसर्च कर रहे थे. और उनको 35 ईयर्स के एज में रोम में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डीन की पदवी ऑफर की थी. उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे मेरी कंट्री की ज़रूरत है. मास्टर ये सब देखते हैं कि हाउ मच सिंसियर अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए है. मैंने ही रिनाउंस दैट पोस्ट बिकॉज हिज कंट्री नीडेड मोर. देन जब अब्राहम लिंकन ने वो लॉ पास किया स्लेवरी का, सो देयर वाज सिविल वार उस कंट्री में. सदर्न लोग बड़े बड़े जमींदार थे, उनको पसंद नहीं है, तो दे फॉट. और जो गवर्नमेंट की आर्मी थी जिसको नॉर्दर्न आर्मी क्या था, देन कर्नल ये अलकॉट थे एज ए, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है ना, वॉलंटियर, ही ज्वाइंट द आर्मी टू फाइट फॉर द राइट कॉज, इसलिए उनको कर्नल आया. तो बीच में उसमें घायल भी हुए, अलग हुए. तो उसके बाद वहाँ पर आर्मी या नेवी में कुछ करप्शन हुआ था, उसका इंक्वायरी करने के लिए प्रेसिडेंट को चेयरमैन बनाया था. उसमें इनको थ्रेट वगैरह आया, बट ही कंप्लीट द इंक्वायरी. फिर उसके बाद वो लाइयर का काम किया, लॉ वगैरह पढ़े थे, मैंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, देन आर्मी, देन लॉ. ही बिकम ए सक्सेसफुल लाइयर, काफ़ी पैसा कमाया न्यूयॉर्क में. और फिर मास्टर जाते हैं इनके ड्रीम कॉन्सियस में, मास्टर मौर्य. वो कहते हैं कि एक काम हम करना चाहते हैं, और ब्लॉट्सकी को यहाँ ऑलरेडी भेज दिया गया है, यू हैव टू हेल्प हर इन ऑर्गेनाइजिंग दी सोसाइटी एंड ऑल दोज थिंग. उनको भी पुराने जन्म दिखाया गया है कि क्या क्या थे. बाद में हमारे किसी ने लिखा है कि पुराने जन्म में वो सम्राट अशोक थे, हेनरी ऑलकॉट जी. हाँ, तो उनको दिखाया गया कि यू आर केबल ऑफ दिस थिंग एंड यू हैव टू असिस्ट ब्लॉट्सकी इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मेंबरशिप एंड ऑल दोज थिंग. सो ही एग्रीड. बट उन्होंने कहा कि अगर सुबह मैं बताऊंगा किसी को कि आप तिब्बत से आके मुझे बताया है, तो मुझे लोग पागल समझेंगे, तो आप कोई चिन्ह छोड़ जाइए. तो मास्टर अपनी पगड़ी उठा के चढ़ दिया. वो पगड़ी हमारे आर्काइव में रखी हुई है, पगड़ी, टर्बन, तो हमारे आर्काइव में रखी हुई है. सो उस समय अलकॉट न्यूयॉर्क में थे. ब्लॉट्सकी न्यूयॉर्क से करीब कुछ दूर थी, जिनको कोई फार्म था, उसका फार्म नाम भूल रहा हूँ. वहाँ कुछ वो चल रहा था जिसमें हम लोग सीएस रूम कहते हैं. कुछ लोगों का इंटरेस्ट था कि मृत आत्माओं को बुलाते थे वो लोग, उससे कन्वर्स करते थे, तो उसको ऑब्जर्व करी थी, वो सही है गलत है वो बता रहे. तो वो सब वहाँ गए, मिले, एंड इमीडिएटली दे हैव डेवलप दैट अफेक्शन. पुराने जन्म का रिलेशन था दोनों का. सो दे स्टार्टेड, बहुत मेहनत किया. और फिर उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया, आर्टिकल लिखना शुरू किया.
फिर उसी में कुछ लोग मेंबर बने, उसमें एक कई प्रोमिनेंट नाम आते हैं। एक WQ जज का नाम आता, वो भी वकील थे। ही वॉज नॉट जज, ही वॉज एडवोकेट एक्चुअली। जज उनका सरनेम था। वो भी बहुत मास्टर के संप्रदाय के बहुत विद्वान बने शास्त्री। तो ऐसे करीब 10-15 लोग मिल करके 17 नवंबर और 1875 को उसमें न्यूयॉर्क में स्थापना किया सोसाइटी का। और उन्होंने एक मकान किराए पर लिया, वो मैं गया हूँ उस मकान में। अब वहाँ रेस्टोरेंट चलता है, पैसा तो था नहीं, किराए का मकान लिया था। तो उसमें ब्लॉट्सकी रहती थी एक कमरे में अल्कॉट रहते थे, और जो विजिटर आते थे एक कमरा उनके लिए था। विजिटर में तमाम मॉन्क्स और बड़े बड़े लोग आते थे उसमें। और कुछ लोग अपोज भी करते थे, क्योंकि ये लोग पर्सनल गॉड वगैरह को कल्पना हटा रहे थे। तो ये सब हो रहा था, और सोसाइटी की स्थापना हुई। और उसी समय उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी, आइसिस अनवेल्ड, जो उनकी पहली पुस्तक है, जिसके 2 वॉल्यूम हैं, एक थियोलॉजी और एक है साइंस। तो उसमें तमाम चीज़ें लाई गई हैं, साइंस के बारे में क्या गलत है, क्या सही है, थियोलॉजी में धर्मशास्त्रों में क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, ऑल दिस थिंग लाई गई। तो उसमें आया है कि जब वो, उसमें तो कंप्यूटर और टाइप मशीन नहीं थी, वो हाथ से लिखती थी। हाथ से लिखते थक जाती थी तो शीट का एक ढेर हो जाता था, लेट जाती थी। तो अल्कॉट ने लिखा है कि 2 बजे रात में एक बार हमने देखा उनके कमरे में, तो देखा कि चेयर पर एक पुरुष बैठे हुए हैं, उधर से पर पीछे से देख रहे थे, उनके हाथ में जैसे हमारे हेयर है, एंड ही इज़ डूइंग समथिंग राइटिंग। तो सुबह उठती थी, उन पेजों में कहीं करेक्शन किए रहते थे, कहीं रेड पेंसिल में, कहीं ब्लू पेंसिल में, मास्टर्स आके करेक्शन कर दिए होते। सो किताब पहली छपी आइसिस अनवेल्ड में, तो काफ़ी लोग उसके प्रभावित हुए। और फिर सेकंड पुस्तक उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन लिखी, जो उससे भी बड़ी पुस्तक थी। और सीधे मास्टर ने जो कहा, इसको ब्लॉट्सकी ने कहा कि आई एम नॉट द ऑथर ऑफ दिस, आई एम ओनली राइटर। दैट मीन मास्टर जो कर रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। और ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि जो गुरु कह रहा है सीधे डिसाइपल लिख रहा है। जैसे गीता भी जो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन नहीं लिखे हैं, बहुत बाद में व्यास द्वारा लिखा गया। जो मोहम्मद साहब टीचिंग के तुरंत नहीं लिखा गया, उनके कब मरने के बाद बहुत दिन लगा। बुद्ध ने जो टीचिंग है तुरंत बहुत दिन बाद वो लिखा गया। तो शायद ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ व्हेन ए ग्रेट टीचर इज सेइंग और डायरेक्टली दैट डिसाइपल राइटिंग। तो इसलिए उसमें मैंने क्योंकि जब आदमी सुनता है और लिखता है और उसमें टाइम का इंतराल होता है तो फ़र्क आ जाता है। मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें वो डिफरेंस नहीं होने के चांस है। बट फिर भी ब्लॉट्सकी ने अपनी ह्यूमिलिटी में कहा है कि जो मास्टर बता रहे हैं वो तो दे आर ग्रेट माइंडेड पीपल, हमारा माइंड छोटा है, हो सकता है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और हो सकता है मेरी राइटिंग में गलती हो गई हो। सो आप अपना, मैं रीडर को करेंगे, यू अपना लॉजिक, अगर आपको कुछ ठीक लगता है डोंट एक्सेप्ट इट। तो आई थिंक शी सेड इन हर ह्यूमिलिटी, बट शी सेड कि माई माइंड इज लिमिटेड कंपेयर टू पर्सन हु इज टेलिंग मी। सो हम शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कुछ चीज़ें, हो सकता है कुछ गलती करी, ये उन्होंने लिखा है प्रीफेस। तो ये था, सोसाइटी बनी, फिर वहाँ भी कई मास्टर जुड़े। इनफैक्ट आइसिस अनवेल्ड लिखने में कई मास्टर का कंट्रीब्यूशन था, अगस्त ऋषि का भी कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कुछ बताया, कई ऋषि ने बताया। मास्टर सेरापिस का नंबर आता है, हिलारियन का नंबर आता है, जो इजिप्शियन मास्टर थे वो भी आए, सब बताया। तो इस तरह से चला। तो लेकिन उसमें चूँकि ब्लॉट्सकी पब्लिक स्पीच में उस समय, क्योंकि अमेरिका में मोस्टली क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, तो क्रिश्चियन की कुछ प्रैक्टिस को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया पब्लिकली। जैसे कैथोलिक क्रिश्चियन में विश्वास है कि अगर आप संडे के दिन चर्च में जाइए और अपने सिन को कबूल कर लीजिए और उस पादरी को कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, तो पादरी कुछ, जैसे हमारे पंडित मंत्र बोलते हैं, कुछ ऐसे आपको ब्लेसिंग करेंगे एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट सिन। तो ब्लॉट्सकी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, कर्म का नियम सुप्रीम है। किसी भी हाईएस्ट गॉड को, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, दे हैव नो अथॉरिटी टू ब्रेक द लॉ ऑफ कर्मा। जो मनुष्य ने किया है उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, इस जन्म में या किसी और जन्म में, ही कैन नॉट एस्केप। सो ये जो है, ये जो सिस्टम बनाया गया है कि आपका सिन माफ हो जाएगा, दिस विल नॉट हैपन। समथिंग, ओनली थिंग हैपन कि यू रियलाइज यू हैव डन सम मिस्टेक, you may not repeat that, you can also feel without coming to church, without expecting that Christ will आपको माफ़ कर देंगे। तो ये कहा। और दूसरे पॉइंट पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि क्रिश्चियन लोग, मॉडर्न क्रिश्चियन लोग उस समय के पुनर्जन्म को भूल गए हैं, और क्राइस्ट ने अपनी ओरिजिनल टीचिंग में रखा था, उन्होंने कोट किया इस टीचिंग। तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न क्रिश्चियन जानबूझ के इसको बुला दिए हैं, बिकॉज दे फील कि अगर पुनर्जन्म को मानेंगे, लॉ ऑफ कर्म को मानेंगे, दोनों साथ चलते हैं, तो ईट ड्रिंक मरी का जीवन नहीं जी पाएंगे। हर बार सोचना पड़ेगा हम ये कर रहे हैं तो ये परिणाम आ सकता है, और इसलिए जानबूझ के उन्होंने हटा दिया। बट क्राइस्ट ने रखा था, दैट मीन्स क्राइस्ट की टीचिंग को आपने बिगाड़ दिया।
अपने स्वार्थ के लिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरी जो ईस्ट में जाके कन्वर्सन करती हैं हमारे चैनल में, दिस नो स्पिरिचुअल वर्क। उनका कहना है कि क्रिश्चियन धर्म हिंदू और बुद्ध धर्म से श्रेष्ठ है, ये बिल्कुल गलत है। उन धर्मों की फिलॉसफी बहुत डीपर है और ये इनका स्वार्थ अपना नंबर बढ़ाना चाहती है। जब इस 2-3 चीज़ें बोली पब्लिकली तो वहाँ की क्रिश्चियन मिशनरी बहुत नाराज़ हो गई और इनको खिलाफ उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, शी इज रसन एजेंट एंड शी इज कमिंग टू डिस्टेबलाइज क्रिश्चियन सोसाइटी एंड ऑल दोस थिंग। देन मास्टर सेड कि भाई यहाँ एटमॉस्फेयर खराब हो गया, यू मूव टू इंडिया। जैसे कहते हैं ना भाई एटमॉस्फेयर खराब, यू मूव टू इंडिया। सो दे वर आस्क्ड बाय मास्टर यू टू मूव टू इंडिया। तो उसमें इन लोगों ने कहा, उसमें हवाई जहाज वाले नहीं थे, स्टीमर से आना था। तो इन लोगों ने सोचा इंडिया में हम नए रहेंगे, हमारी बात कौन सुनेगा। सो दोनों, एक अमेरिकन और रूसी, इंडिया में से महान महान पंडित हैं, तो इनको हुआ। सो उस समय उन्होंने, उसमें स्वामी दयानंद का यहाँ आर्य समाज मूवमेंट चल रहा था, जो हिंदू धर्म में सो कॉल कुरीतियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। मूर्ति पूजा है सब हटाने की कोशिश कर। तो उनसे इन्होंने संपर्क किया थ्रू करस्पॉन्डेंस। तो स्वामी दयानंद ने कहा ठीक है आप आइए, आप भी वेद में विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं, आप आइए, विल डू वर्क टुगेदर। तो लोग स्टीमर से आए बॉम्बे में। बॉम्बे में एक पारसी जेंटलमैन ने मकान दिया उनको रहने के लिए। स्वामी दयानंद से संपर्क हुआ। तो स्वामी दयानंद ने एक शर्त रखा कि इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी को आर्यन थियोसॉफिकल सोसाइटी रखा जाएगा नाम। तो उनका एग्रीड, नो प्रॉब्लम। तो पहले हमारे जो मेंबर बने हैं उसके जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा को मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिया था, उसमें लिखा है आर्यन थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो उसमें स्वामी दयानंद के भी सिग्नेचर है, पहले जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट। क्योंकि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। हाँ, बट दोनों बॉडीज अलग हैं, हाँ। बट ही सेड आर्यन थियोसॉफिकल, तो इज दे एग्रीड, दे नो प्रॉब्लम। तो पहले दैट मीन्स ही आल्सो बिकेम मेंबर ऑफ दिस। तो पहले जो डिप्लोमा इशू है, डिप्लोमा में मेंबरशिप सर्टिफिकेट इंडियन लोगों को, उसमें उनका भी सिग्नेचर है, उनका मैडम ब्लाउस्की का। लेकिन बाद में कुछ पॉइंट पर डिफरेंस हुए इसमें। वो उन्होंने, क्योंकि दोनों संस्थाएं अलग थीं, आर्य समाज और ये, तो उन्होंने कहा कि जॉइंट चार्टर बनाएगा। जैसे वो जब दो पार्टी मिलती है ना, तो एक जॉइंट कॉमन एजेंडा बनता है। तो 11 पॉइंट चार्टर बनाएगा, उसमें 2 पॉइंट पर डिफरेंस हो गया। पहले पॉइंट पर डिफरेंस ये हुआ, स्वामी दयानंद का अप्रोच था कि निगेटिव चीज़ें बताई जाएँ, इसलिए उनका जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें क्रिटिसिज्म बहुत है, इंक्लूडिंग हिंदू धर्म का, अवतारों का, बुद्धिस्ट का, बहुत स्ट्रांग वर्ड में। मैडम ब्लाउस्की का अप्रोच था, यस नेगेटिव चीज़ों को क्रिटिसाइज तो करना है, बट व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ करेक्ट, वो भी बताना है। ये दोनों अप्रोच होने चाहिए। तो बट इस पर वो मानने को नहीं तैयार थे। और ये सेकंड पॉइंट था डिफरेंसेस। और पहला पॉइंट था कि स्वामी दयानंद लिखना चाहते थे, ओनली वेदास आर द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग, ओनली वर्ड। ब्लॉट्सकी कहती थी नहीं, ये लिखा जाए वेदास आर आल्सो सोर्स ऑफ, दैट मीन्स बिसाइड्स वेदा देयर आर मेनी थिंग्स। थियोसॉफी में वेद के पहले की भी चीज़ें लाई गई। सो दिस पॉइंट पर डिफरेंस हुए, देन दे शुड वी कैन नॉट वर्क टुगेदर। जैसे उसके बाद बल्कि पंडित स्वामी दयानंद इनको बहुत क्रिटिसाइज किया, ये फिरंगी लोग आकर हमको वेद बता रहे हैं, बट मैडम ब्लाउस्की ऑलवेज नेवर क्रिटिसाइज हिम, ऑलवेज सेड लर्नेड पंडित दयानंद, उनको हमेशा रेफरेंस किया। तो ये था ब्रीफ हिस्ट्री। फिर इंडिया में आई। इंडिया में उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो इनका मुख्य विषय ये भी था कि अंग्रेज़ों का जो मानसिकता है थोड़ा चेंज करना है रूलिंग क्लास का भारतीयों के प्रति। तो उसके लिए कैसे करें। तो 2 इन्फ्लुएंशियल अंग्रेज इनके संपर्क में आए। एक तो ए.ओ. ह्यूम थे, ICS ऑफिसर, उस समय वाइसराय काउंसिल के मेंबर थे, लाइक ए सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर। तो उनकी टेंडेंसी थोड़ा, सो उनसे संपर्क हुआ, ही गॉट लिटिल इन्फ्लुएंस। और एक AP सेनेट थे, अल्फ्रेड पेनर सेनेट, ही वाज एडिटर ऑफ पायनियर पेपर, जो अखबार जो वहाँ से इलाहाबाद से निकलता था। उस समय पायनियर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेपर था। एक एडिटर जो पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर सके, एक वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर सके। तो ये दोनों हुए। उसके बाद कई अंग्रेज आए जुड़े, बट ये दोनों प्रोमिनेंट थे। और ये लोग मैडम ब्लाउस्की अपने घर भी बुलाए, इलाहाबाद में सेनेट रहते थे। और ये जो है ए.ओ. ह्यूम शिमला रहते थे, शायद ये लोग गए भी। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में नेशनल कांग्रेस की भी यस, स्थापना की थी। ओनली इन्फ्लुएंस, दैट वाज इन्फ्लुएंस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। बिकॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक उद्देश्य था कि लोगों को लोगों का फंडामेंटल राइट हो, सबको बराबर ये लाया जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहले उन्होंने बताया, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। उस समय था टू मोटिवेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अमेंड या मेक लॉज फॉर वेलफेयर ऑफ द इंडियंस, दैट वाज मेन। बाद में पॉलिटिकल उसमें जोड़ा गया, वो सही था। बेस तो ही शुरू होता ना थोड़ा सा, ठीक है। सो दैट वे ही डिड दी। सो फिर जो ए.ओ. ह्यूम थे,
और जो थे एपी सेनेट, ये लोग इंटेलेक्चुअल थे बहुत हाई। इनफैक्ट यहू ने क्वेश्चन किया था वो, आपने ब्लॉट्सकी को चुना, आई आई वॉज मोर केबल वो जो पहले बताया ना। हाँ सो ये लोग क्वेश्चन करते थे। सो इन्होंने एपी सेनेट के कहा कि कैन आई हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मास्टर, सीधे हम संपर्क से पूछें। सो ब्लॉट्सकी ने कहा, तब तक मास्टर खाली ब्लॉट्सकी के थ्रू मैसेज से भेजते थे, शी वॉज द ओनली मीडियम, बट शी वॉज ऑलवेज 24 आवर कॉन्टेक्ट मेंटल लेवल। सो ब्लॉट्सकी से आई विल ट्राई बट आई एम डाउटफुल। तो उन्होंने पूछा मास्टर से, उन्होंने कहा नो, रिफ्यूज़ कर दिया, वी कैन नॉट कॉन्टेक्ट डायरेक्टली विथ एनीबडी एल्स एक्सेप्ट यू। तो परसिस्ट किया उन्होंने। दैन जो मास्टर थे कुछ में, उन्होंने अपने सीनियर महा चौहान से परमिशन लिया। महा चौहान आपने बुक में भी लिखा है। थर्ड लेवल पर जो थे, हाँ जो मास्टर्स के हायरार्की में जो हाँ जो परमिशन देते हैं, कितना देना है, कैसे देना है। तो उन्होंने एक परमिशन दिया फॉर लिमिटेड पीरियड, फॉर अबाउट ए मंथ यू कैन हैव डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो एपी सेनेट और ये को चिट्ठी लिखते थे, वो मैडम ब्लॉट्सकी को देखते थे, वो रखती थी, वो गायब हो जाती थी, फिर जवाब उसका आ जाता था। वो चिट्ठियाँ कभी सोफे से निकलती थी, कभी छत से गिरती थी। वो कंपाइल्ड हैं ओरिजिनल लेटर ब्रिटिश म्यूजियम में, कुछ हमारे आर्काइव में अडियार में, महात्मा लेटर्स के नाम से। ज़्यादा लेटर एपी सेनेट को आए हैं, बट कई और लोगों को आए हैं, मोर देन 200। लास्ट लेटर केम टू अनिबिसेंट उसके बाद। तो उसमें काफ़ी शिक्षाएँ हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके, सब बताए गए हैं साइंस के मामले में और आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में तमाम चीज़ें बताई हैं। सो मनी रिच सोर्स ऑफ लिटरेचर। सो ये करीब 1 महीने की परमिशन मिली थी, तो करीब साल भर वो करस्पॉन्डेंस चल गया, बढ़ते बढ़ते उसमें काफ़ी चीज़ें। तो उसमें जो क्योंकि सोसाइटी का पहला उद्देश्य रखा गया था टू क्रिएट ए न्यूक्लियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स। तो ये ह्यूम ये कहने लगे भाई ये बड़ा यूटोपियन है, आइडियल है, इसमें कोई भीड़ नहीं जुटेगी। भाई ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अभी सोसाइटी तो मानती नहीं है, तो इसमें भीड़ तो आएगी नहीं, बट भीड़ भी चाहिए। तो भीड़ के लिए आपको चमत्कार दिखाइए, जैसे कुछ साधु सन्यासी दिखाते हैं ना, ये पैदा कर दिया, वो कर दिया। तो पहले ब्लॉट्सकी ने कहा कि देयर नथिंग लाइक मिरेकल, एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। कुछ लॉ हम नहीं समझते हैं, उसको हम मिरेकल समझते हैं। और मिरेकल वो पावर वो जो पाती है सिद्धियाँ, उसको सिद्धियाँ कहा जाता है। वो एक पर्पस की जाती हैं, किसी की भलाई करने के लिए, नॉट फॉर सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी, तमाशा बिना के नहीं होती हैं, बट देवर इंस्टिटिंग कुछ दिखाइए। तो ब्लॉट्सकी ने कुछ दिखाया है। तो एक बार लोग शिमला में थे, ए ह्यूम, एपी सेनेट, मैडम ब्लॉट्सकी वगैरह। सो दे वेंट फॉर शॉर्ट पिकनिक। उसमें आई थिंक 6 लोग थे, इंक्लूडिंग वाइफ ऑफ ए ह्यूम। तो अपने घर से बढ़िया वो चाइना, बोन चाइना की वो ले गई थी कप और सासर, 6 कप ले गई थी। तो वहाँ लोग जब चाय बनने लगी, तब तक एक इनका परिचित आदमी, 7वां आदमी आ गया। तो ए ह्यूम ने ब्लॉट्सकी की तरफ दिया, हाउ टू सर्व दिस पर्सन, स्माइल। सो शी सेड ऑल राइट। तो एक आदमी बोला ये खुरपी लो जरा, उधर चलो, थोड़ी दूर ले चलिए। वो मिट्टी खोदी गई, उसमें से उसी डिज़ाइन का एक कप सासर निकल आया, सेम डिज़ाइन, सेम फ्लावर, चाय सर हुई। वो भी हमारे आर्काइव में रखा हुआ, दैट कप सासर, उसको इंसिडेंट कहा जाता है। इसको मेटलाइजेशन कहते हैं, मेटलाइज कर देते हैं लोग फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर सारे जो एलिमेंट मैनिफेस्टेड फॉर्म में ले आए। हाँ, जो जिसको छित जल पाव गगन समीर कहते हैं, सब मैनिफेस्ट करके एक सॉलिड बन जाते हैं। वो पावर होती, सिद्धियाँ होती हैं। तो फिर ए ह्यूम कहने लगे कि आपके मास्टर कुछ पावर दिखाएं, सुपीरियर पावर, तो और लोग जुड़ेंगे सोसाइटी से। तो मास्टर ने पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया कि इट्स नॉट। वो पहले ही कहा कि देयर नथिंग लाइक मिरेकल, इट हैपेंस अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर, जिसको हम नहीं समझते मिरेकल कहते हैं। नेचर गोज बाय लॉज, और लॉज हर कई लेवल के हैं। सो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। और मास्टर महा चौहान का लेटर आया नहीं, हाँ उस पर एक और हुआ। तो फाइनली कई बार ये लोग इंसिस्ट करने लगे, तो मास्टर ने बोला कि ऑल राइट, क्या देखना चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि फला दिन हम शिमला में बैठते हैं ब्रेकफास्ट में बाहर लॉन में, उसी दिन मुझे लंदन टाइम्स मिल जाए, लंदन टाइम्स अखबार। उस समय हवाई जहाज नहीं चलते, हवाई जहाज इतना तेज भी नहीं होता कि 6 बजे वहाँ लंदन टाइम्स पब्लिश हुआ, उसी दिन आ जाए। और उसी दिन का पायनियर इलाहाबाद पर हमारे फला मित्र को लंदन मिल जाए। तो मास्टर सेड अगेन, फेस टू फेस बात नहीं हो रही है करस्पॉन्डेंस के थ्रू, इट इज़ वेरी इजी बट वी विल नॉट डू इट, इट इज़ वेरी इजी बट वी विल नॉट डू इट। तब उन्होंने कहा कि फिर ये समझाइए हाउ इट इज़ एंड व्हाई विल नॉट डू इट। तो मास्टर सेड कि भाई जैसे आप कोई हाई स्कूल का केमिस्ट्री का लड़का अपने केमिस्ट्री लैब में बर्फ़ को गर्म करता है तो क्या बनती है, भाप बनती है। भाप को गर्म नहीं, पहले पानी बनता है, पानी को और गर्म कर भाप बन जाती है,
फिर कंडेंस करें, भाप को कंडेंस करें, पहले पानी बनेगा फिर बर्फ़ बनेगा। चीज़ एक ही है, चीज़ है H2O, 3 स्टेट हो गई। इसलिए हर एक जो मैटर है उसके कई स्टेट्स होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम यहीं पे तिब्बत में बैठे-बैठे विल पावर से लंदन के पेपर को ईथर में कन्वर्ट कर देंगे और विल पावर से यहाँ पर शिमला में खींच देंगे और फिर कंडेंस कर देंगे सॉलिड में, आपको पेपर मिल जाएगा। इसी तरह पायनियर को कर देंगे विल पावर से। विल पावर बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो फिर क्यों नहीं करेंगे, इतना आसान है। तो उनका देखिए ये सब काम जो पावर है हमारी, ये केवल वहाँ करते हैं जहाँ मानवता की भलाई के लिए हो, नॉट फॉर टू सेटिस्फाई सम क्यूरियोसिटी, कोई तमाशा के लिए नहीं करते हैं। अगर हम कर भी देंगे तो आप जो 5-6 लोग बैठेंगे, आपके समझ नहीं आएगा कैसे किया, और किसी बाहर लोग बताएंगे, वो कहेंगे सब पागल हैं, ये कैसे हो सकता है। देन हु विल बेनिफिट फॉर दिस, हाउ दिस सोसाइटी विल, सो विल नॉट डू इट, मना कर दिया। सो दे हैव बीन इंसिस्टिंग। तो महा चौहान का एक लेटर आया फिर, जो उनके सीनियर हैं, उनको सोसाइटी का चार्टर बनाया माना जाता है। उसमें कई पॉइंट हैं, सोसाइटी क्यों बनाई जा रही है, नाउ दोस्त थिंग, वो भी मैं आऊँगा। तो यही लाया कि वी विल क्लोज दिस सोसाइटी रादर दैन डू ऑल दिस थिंग, दिस मिरेकल, सो कॉल्ड मिरेकल। बल्कि ये कह रहे थे एक मिरेकल का स्कूल खोलिए, लोगों को सिखाइए सिद्धियाँ। तो ये कहा नो, वी विल प्रेफर टू क्लोज दिस सोसाइटी इंस्टेड ऑफ टीचिंग एंड दिस स्कूल ऑफ some miracles and all those things. Let our founders perish, let the society perish, but we will never agree to this. Our only aim will be to universal brotherhood. और क्योंकि उसके बिना कोई एथिक्स हो ही नहीं सकती, दो इट इज़ यूटोपिया, बट यूटोपिया लगता है, बट विदाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड देयर कैन बी नो एथिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उसमें और चिल्लाई कि सोसाइटी क्यों बनाई गई। उसमें सोसाइटी बनाने का एक रीज़न उन्होंने दिया उस चार्टर में, महा चौहान के लेटर में, कि इस समय ह्यूमैनिटी 2 भागों में बटी हुई है। एक भाग वो है जो सारे धार्मिक प्रथाओं को अंधविश्वास मानता है, टोटली मेटेरियलिज्म हो गया, भौतिकतावाद, सब कुछ बकवास है सारे धर्म, एक वो है। वो बड़े तेजी से उनका डिग्रेडेशन हो रहा है सोसाइटी में। डिग्रेडेशन कह रहे हैं कि उसका फिजिकल, सोल का विकास रुक गया है। और दूसरा, जो धर्म के नाम पर तमाम तरह के प्रचंड करते हैं, तमाशे करते हैं, बड़े बड़े जुलूस, ये वो तमाशा, तमाम गुरु बन गए हैं, सब भ्रम फैला रहे हैं सोसाइटी में। तो ये दोनों जो हैं मनुष्य को, पूरी मानवता को नीचे ले जा रहे हैं उसके कारण। इन दोनों के बीच में सत्य के कबूतर को पैर रखने का स्थान नहीं है। देयर नो प्लेस फॉर रेस्टिंग द लेग ऑफ ए डब ऑफ ट्रुथ। सत्य का कबूतर, सत्य का है ना, हाँ। इसका, उसको अपना पैर रखने का स्थान नहीं है। तो थोड़ा सा स्थान बनाने के लिए अब थियोसफी लाई जा रही है, सत्य के कबूतर को पैर रखने के लिए स्थान लाई जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि एक उसी लेटर में दूसरे पैर हम कहते हैं कि theosophy will become the future religion of humanity, future religion of humanity होगी। फिर उन्होंने कहा कि थियोसफिकल सोसाइटी इज बीइंग ब्रॉट टू डे कॉर्नर स्टोन ऑफ द फ्यूचर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है ना, उसका नींव पत्थर डाला जा रहा है। ये सब उसमें पॉइंट लाए हैं। और उसमें ये लाए हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वाइट पर्सन टू एक्सटेंड द फ्रेंडशिप हैंड टू द ब्लैक पर्सन फर्स्ट। दैट मीन जो संपन्न लोग हैं वो पहले हाथ बढ़ाएं, जो वीकर लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए, लाइक दैट। वही ब्रदरहुड की भावना है। तो बहुत बढ़िया लेटर है वो। तो इससे इसके साथ थोड़ी हिस्ट्री है, साथ उसके बाद काफ़ी मेहनत किया, इंडिया में काफ़ी लोग प्रभावित हुए। फिर अन्नी बेसेंट इंडिया आई, सेकंड जनरेशन। हाँ, अन्नी बेसेंट का थोड़ा बता दें। जब मैडम ब्लॉस्की सीक्रेट डॉक्ट्रिन लिख रही थी लंदन में, सेकंड पुस्तक, बट दैट इज सबसे ग्रेट पुस्तक, 3 वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम। तो उसके जो पब्लिशर थे उन्होंने उसका रिव्यू करने को अन्नी बेसेंट को दिया। अन्नी बेसेंट बाय दैट टाइम हैड बिकम फेमस, सोशल वर्क काफ़ी किया था। उनकी हिस्ट्री हम नहीं जा रहे हैं, टाइम नहीं हुआ। सो उन्होंने लिखा है कि जैसे मैंने पुस्तक खोला, मेरा रोमांच हो गया पूरे शरीर में कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। सो आई वांटेड टू मीट द ऑथर। उसमें ब्लॉट्सकी लंदन में थी, वो गई, तो ब्लॉट्सकी उनको देखते ही कहा, मुस्कुराए, कहा, आई बीन वेटिंग फॉर यू, पुराने जन्मों से। देन शी बिकेम डिसाइपल ऑफ ब्लॉट्सकी। और बाद में वो इंडिया आई। कर्नल कॉट पहले प्रेसिडेंट थे, अन्नी बेसेंट सेकेंड प्रेसिडेंट। ब्लॉट्सकी प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, शी वॉज ओनली टीचिंग, प्रोपेगेटिंग, और फर्स्ट प्रेसिडेंट वर कर्नल कॉट। सेकंड प्रेसिडेंट अन्नी बेसेंट बनी। अन्नी बेसेंट चूँकि 40 साल रही इंडिया में, इसलिए इंडिया में जनरली लोग थे सोसाइटी को अन्नी बेसेंट के नाम से जोड़ते हैं। ब्लॉट्सकी खाली 4 साल रही थी। तो पहले बनारस में रहीं, तमाम राजे रजवाड़े उस समय के सारे विद्वान जुड़े, मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भगवान दास, काशी नरेश, बड़ौदा के राजा, इंदौर के राजा, सब जुड़े। और बड़ी प्रबल वक्ता थी, काफ़ी लोग प्रभावित हुए, और काफ़ी उनको प्रॉपर्टी डोनेशन दिया, ये सब काफ़ी दिया, और इसीलिए उनके नाम से काफ़ी जाना जाता है, अन्नी बेसेंट के नाम से। उन्होंने काफ़ी, नॉट ओनली थियोसफिकल सोसाइटी,
वो वीमेंस एजुकेशन का काफ़ी काम किया। उस समय सोसाइटी काफ़ी वो थी, रूढ़िवादी थी, लड़कियों को एजुकेशन नहीं भेजते थे। उन्होंने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज खोला बनारस में। तो लोगों ने कहा लड़कियां तुम्हारे पर्दे में रहती हैं, कैसे जाएंगी? तो उन्होंने बैलगाड़ी बनवाया पर्दे पर, कहते हैं इसमें भेजो, लड़कियां पर्दे में जाएंगी लेकिन वहाँ पढ़ेंगी। सी टू दैट इनिशिएटिव। और इसी तरह स्वराज में जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है, उसके बाद गांधी जी ने एक लेटर में लिखा है, एक अपने लेटर में उनके गांधी जी जो लेटर है, अगर भारत में स्वराज की विचार को घर घर में पहुंचाने का किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाएगा तो अन्य बेसेंट होंगे। सो इस तरह बहुत तो उन्होंने काम किया, बल्कि अंग्रेज थी फिर भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया, तो उन्होंने अंग्रेजों ने जेल भेजा ऊटी में। तो जब जेल से निकली तमाम जुलूस निकले हैं, और उनके प्रेज में फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी आदर्श सिंह। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सब उनके सब। महात्मा गांधी भी एक बार ब्लॉट्सकी से मिले थे लंदन में। जब ब्लॉट्सकी का नाम हो गया था सीक्रेट डॉक्टर में, तमाम लोग मिलने जा रहे थे, और महात्मा गांधी उसमें वहाँ एक स्टूडेंट थे, यंग पर्सन। तो ही ऑल्सो, उनका भी इंटरेस्ट था थोड़ा सा, ये सब किताबें बाइबल पढ़ते थे। तो ही वेंट टू मीट ब्लॉट्सकी। तो ब्लॉट्सकी से उन्होंने अपने जो बात हो रही थी उसने कहा कि आजकल मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो ब्लॉट्सकी कहा इट इज़ गुड दैट यू आर रीडिंग बाइबल, बट व्हाई डोंट यू रीड योर भगवत गीता ऑल्सो, योर भगवत गीता ऑल्सो। और उन्होंने कहा कि आजकल लंदन हमारे लॉज कहते हैं, उसमें भगवत गीता की स्टडी हो रही है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। तो ज्वाइन किए। तो महात्मा गांधी अपने जो बायोग्राफी उसमें लिखा है कि आई गॉट इंस्पिरेशन फॉर स्टडी ऑफ भगवत गीता फ्रॉम थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर एनी बेसेंट ने एक होम रूल डील बनाया था, उसमें नेहरू जी उसमें यंग थे, वो ज्वाइन किए। ये सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन किए। हमारा जो इलाहाबाद में लॉज है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे, वहाँ बोर्ड में लिखा। तो इस तरह तो हम लोग ज्वाइन किए, तीसरा सोसाइटी चली। जी सर। तो ब्रीफ हिस्ट्री, वेरी, हालांकि टू टाइम। हाँ, नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें स्टोरीज भी हैं क्योंकि हाँ, एक और ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैं बताया कि महात्मा को जो दो महात्माओं की परमिशन मिली थी एट द एक्सपेरिमेंटल लेवल, एट द रिस्क ऑफ फेलियर। सो उनके कई चिट्ठी हैं, देवर ऑलवेज अप्रेंसिव कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, जैसे ये मेरे किलो वगैरह का। सो इट में फेल। जब 7 साल पूरा हो गया, देन मास्टर सेड नाउ वी आर श्योर सोसाइटी विल कम, नाउ इट विल नॉट फेल। 7 साल का एक इम्पॉर्टेंट होता है, 7 नंबर का पूरे विकास में। तो उसको उन्होंने कहा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया, नाउ सोसाइटी विल कंटिन्यू। तो आज तो 60-70 देशों में ब्रांचेज हैं। मेंबरशिप बहुत बड़ी नहीं है, इसमें क्राउड का असेंबली कभी नहीं रहा है पर्पस जोड़ने का। जो इंटरेस्टेड है वो जुड़ें। तीसरी, इसका प्रचार प्रसार कोई वैसा नहीं होता जैसे और संस्थाओं को होता है, खाली वर्ड ऑफ माउथ से हम बताते हैं, जिसको समझ आता है जानते हैं। प्रोपगेशन ऑफ विजडम। हाँ, तो इसमें सभी लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, सभी हैं। बुढ़े बड़े बड़े विद्वान हैं, और एकदम बिना पढ़े लिखी हाउसवाइफ भी हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, तमाम लोग हैं। तो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के हम विजिट किए हैं। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। भारत में जो है हमारी, चूँकि भारत बड़ा देश है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए फेडरेशन में बांटा गया है। स्टेट वाइज है, कहीं 2 स्टेट वाइज, इस तरह से, दैट इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसमें ये और बड़ी था, फ्रीडम ऑफ थाट है, या नो मेंबर इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट व्हाट इज बीइंग रिटन। ये बड़ा कहा गया कि जितना आपको ठीक लगे उतना एक्सेप्ट करिए, बाकी प्रिंट करिए, व्हाट एवर यू वांट टू फॉलो। क्योंकि एक क्रम आएगा, जब एक्सेप्ट करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे कोई बात नहीं। सो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थाट है, बट ओनली इन सोसाइटी के फोरम में आप और चीज़ नहीं करेंगे। जैसे घर में कुछ कर रहे हैं, बट सोसाइटी के फोरम में सोसाइटी की इतिहास की चर्चा होगी बस इतना। और इसमें ये भी कहा गया कि आप जो सोशल रिफॉर्म होते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, ये उसको कोई रिस्ट्रिक्शन, यू कैन बी एनी पॉलिटिकल, बट यू शुड नॉट, बट दैट योर थिंकिंग इन पॉलिटिक्स सोसाइटी ऑल्सो शुड नॉट बी इन अपोजिशन टू दी बेसिक आइडिया ऑफ थियोसफी। इसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रही है, सब कुछ एक है। तो जहाँ डिविजिव पॉलिटिक्स है, जहाँ सो कॉल्ड हेट है, ये है, उससे थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है। बट विच एवर पार्टी यू ज्वाइन, दैट इज़ योर फ्रीडम, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। और इसका फिर जो मुख्यालय है इंटरनेशनल, फिर पहले बॉम्बे था, फिर मद्रास शिफ्ट किया गया। अगेन मास्टर ने कहा, वहाँ कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्होंने एडवाइस किया इसको खरीदो, तो खरीदा गया, एक्सपेंड किया गया। इसमें अडयार में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर चल रहा है 1988 से, और करीब 266 एकड़ का वो हेडक्वार्टर है, काफ़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ये। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ कोई धर्मगुरु नहीं होता जिसके आप पैर छुए, कोई इस तरह कपड़ा पहने। मेंबर जो भी उनका नॉर्मल ड्रेस से पहनेंगे, कोई पर्सन पहनेगा, कोई धोती कुर्ता पहनेगा, कोई साड़ी पहनेगा, जो नॉर्मल वो पहनेगा। इसी तरह जो ऑफिस बेरर होंगे, और सब कुछ इलेक्टेड पोस्ट है, डेमोक्रेटिक। जो हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं वो 7 साल के लिए चुने जाते हैं, बट कैन बी री इलेक्टेड ऑल्सो।
इसके पहले 2009 तक एक भारतीय थी, राधा बर्नियर जी, बहुत बड़ी विद्वान थी, 30 साल रही, वो मरी हैं, तो एक अमेरिकन टिम बॉयड बने हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बनाया था जिसको फिलासफी ज्ञान भी हो और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी हो। तो उनको है। इसी तरह सेक्शन जो कंट्री ब्रांच को सेक्शन कहा जाता है, उसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, वो भी इलेक्टेड होते हैं। जैसे इंडिया को फेडरेशन बांटा गया है, जैसे आई एम प्रेसिडेंट ऑफ यूपी उत्तराखंड फेडरेशन, तो दीज आर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, बाकी चलता रहता है। बेसिक यूनिट लार्ज कहते हैं, जहाँ से मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, और अगर 3 मेंबर हैं तो उसको हम सेंटर कहते हैं। तो इस तरह से तमाम लॉजेस हैं, सेंटर हैं, उसमें लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, ऐसे चलता रहता है। जी सर, तो जैसे करीब 150 साल होने को आए हैं, नेक्स्ट ईयर मनाया जाएगा। नेक्स्ट ईयर 150 साल हो जाएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी वही को। एट द रिस्क ऑफ फेलियर परमिशन मिली थी, तो वो मास्टर वर नॉट श्योर कि चल पाएगी, और प्रॉब्ली दिस इज द ओनली स्पिरिचुअल रिफॉर्म संस्था जो 150 साल चल गई। ने अपनी पुस्तक में शिव की सिम्बोलॉजीज बताई हैं, तो एक बार उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? थर्ड आई बताई है, डमरू है, पाश है। थर्ड आई है बेसिकली थियोसॉफी में आया कि इसको जो पीनियल ग्लैंड है मनुष्य की, जैसे थियोसॉफी में आता है कि सारा विकास हो रहा है, तो मनुष्य का विकास भी पूरा नहीं हुआ है। देह तो हमको मिल गई, हाथ पैर मनुष्य, लेकिन टोटल 7 इंद्रियां हैं। अभी तक 5 ज्ञान इंद्रियां डेवलप हुई हैं मनुष्य की, क्योंकि 5वीं रेस में हैं हम, तो 6वीं और 7वीं डेवलप होनी है। और जैसे हर एक इंद्री का एक अंग होता है, जैसे स्वाद का जिह्वा है, देखने की आँख है, सुनने का कान है, सूंघने का नाक है, इसी तरह 6 इंद्री जो होती है वो परमेबिलिटी की होती है, साइकिक पावर की होती है। जैसे इस दीवार के पीछे हम देख पाएंगे, वो इंद्रिय अगर डेवलप हो जाए, या कुछ हमें जैसे परियां और ये सब दिखाई पड़ेंगे, कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, कुछ बच्चों को उस जो दिखाई पड़ेंगे, जो अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको नेचर स्पिरिट कहते हैं, उसको 6th सेंस का 6वीं इंद्री कहते हैं, और उसका अर्गन पिट्यूटरी बॉडी है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और 7वीं इंद्री जो टॉप इंद्री है वो पीनियल ग्लैंड है, जिसमें मनुष्य फिर सर्वज्ञ हो जाता है। जब वो डेवलप हो जाती है, ऑमनीसिएंट हो जाता है, उसको सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई पड़ने लगता है, मैंने ही बिकम्स ऑलमोस्ट गॉड, द चौखट ऑफ गॉड बनने खड़ा हो जाता है। वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो वो जो उसी को थर्ड आई कहा जाता है। थर्ड आई यहाँ कोई बनी हो तो सिंबल बना दिया गया, थर्ड मीन्स यू कैन सी एवरीथिंग, सो थर्ड आई। और ये थर्ड आई कहा गया है कि जब आदमी स्पिरिचुअल होता है तो उसका धीरे धीरे विकास होना शुरू करता है। सो विदाउट एनी अपीयरिंग आई हियर, ही कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, ये सब होगा। ये पतंजलि में योग शास्त्र में लिखा है उन्होंने, कि ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वो सत्य हो जाता है, फिर उसको बोलने में बड़ा कॉशन रखना पड़ता है। तो वो थर्ड आई होती है, हम देख पाते हैं क्या होने जा रहा है, हमारे कहने हमारे करने का परिणाम हम सुन देख लेते हैं, उसको थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। और ये कहा जाए कि थर्ड रेस तक एक थर्ड आई थी हमारे यहाँ, एक पीछे भी आँख हुआ करती थी। हमारा विकास रेस में चल रहा है, इसमें 5वीं रेस में, तो बाद में जैसे मेटेलिटी बढ़ी वो आँख ख़त्म कर दी गई। इसमें दोनों आँखें, बस धीरे धीरे थर्ड आई डेवलप हो रही है। इसमें एट्रोफीड है, निष्क्रिय है, बट धीरे धीरे डेवलप होगी। जो बड़े बड़े योगी हो जाते हैं उनकी थर्ड आई डेवलप हो जाती है, दे कैन सी एंड फोरकास्ट एवरीथिंग, जैसे हमारे महात्माओं की है। उनके महात्माओं को यहाँ आँख नहीं बनी है, बट दे कैन प्रेडिक्ट ये फ्यूचर में होने जा रहा है, जैसे उनको प्रेडिक्ट फ्यूचर में ऑफिशियल लैंग्वेज बनने जा रही है, फ्यूचर में ये होने जा रहा है, ऑल दैट थिंग दे कैन सी एंड दे हैव सीन, वी आर सीइंग ऑल दिस थिंग हैपनिंग। जैसे कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि तुम क्यों परेशान होते, मर रहे हैं तो पहले मरे हुए हैं, तो दिखाते हैं तो पहले मरे हुए हैं, लाइक दैट थिंग। सो दैट इज थर्ड आई, शिव आई। आपने जो सिद्ध पुरुषों के संघ का जिक्र किया, बुद्धिस्ट लिटरेचर में बोधिसत्व संघ है और श्वेत संघ, ग्रेट वाइट ब्रदरहुड है। ये लोग जीवन मुक्त ऋषि, आपने वर्ड इसका, जीवन मुक्त क्या होता है? जीवन मुक्त तो जो बर्थ एंड डेथ चलता है ह्यूमन सोल का, वो फ्री हो जाते हैं। जैसे गीता में कहा जिसको मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, वो अब उनको जो नॉर्मली एवरेज आदमी का जो जन्म होता है सोल का, जन्म नहीं होता, नया शरीर धारण करता है, वो किसी कर्म के प्रभाव से होता है। कोई हमने ऐसा कर्जा किया है कर्म का जिसे हम जन्म लेना पड़ता है वो कर्जा निपटाने के लिए, फिर उस जन्म में हम कुछ और काम कर बैठते हैं और कर्जा हो जाता है, देन उसको निपटाने के लिए, बेसिकली लर्निंग के लिए होता है। आदमी को परफेक्ट महामानव बनना है तो लर्निंग के लिए होता है। एक ही जन्म में लर्निंग नहीं हो पाएगी, सारा परफेक्ट नहीं हो पाएगा, 7 प्रिंसिपल, इसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इनफैक्ट मास्टर एक लेटर में कहते हैं एवरेज मनुष्य को 777 जन्म लेने पड़ेंगे, 777 एक एवरेज मनुष्य को, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है।
तो इस साधना के द्वारा उस हमको कम कर सकते हैं। हम 300 जन्म में परफेक्ट हो सकते हैं, 500 जन्म हो सकते हैं, ये हो सकते हैं अपनी साधना के द्वारा। और साधना एक ही है, जितना निस्वार्थ निष्काम होंगे वो साधना है। भले ही हम मंत्र जपें या नहीं जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है। तो वो जीवन मुक्त ऋषि हैं जो अब कर्म बंधन से जन्म नहीं लेंगे, लेकिन अपनी इच्छा से ह्यूमन बॉडी धारण करते हैं कभी, फॉर हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी, वो करते हैं। तो लेकिन अब वो इस जीवन मुक्त उस सेंस में हो गया है। दे आर नॉट बाइंड बाई द लॉ ऑफ री इनकॉर्नेशन, दे आर नॉट फोर्स टू बिकम री इनकॉर्नेट, बिकॉज दे हैव बिकम परफेक्ट। जो लेसन सीखने थे वो लेसन पूरा कर लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर। आगे के प्लैनेट सौरमंडल में वो जन्म लेंगे, वहाँ और सीखना है। बट सो फार दिस प्लैनेट इज कंसर्न, दे हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी यहाँ पर उसकी लिमिट थी। सो ये है जीवन मुक्त। पर उसमें दीक्षाएँ होती हैं। तो जीवन मुक्त होता है 5वीं दीक्षा पर जीवन मुक्त होता है। तो और ये जो हमारे मास्टर जो ये 6वीं दीक्षा के लेवल है, एक और ऊपर के लेवल के हैं। जो महाचौहान ऋषि मैत्री एक और लेवल के हैं, 6वीं दीक्षा के हैं। सॉरी 7वीं के, 6वीं के मास्टर हैं जो 7 ऋषि हैं, 7वीं के लोग हैं 3 लोग, और बुद्ध 8वीं दीक्षा के हैं, और महात्मा सनतकार 9वीं दीक्षा के हैं। और फाइनली 10 दीक्षाएँ होती हैं। 10वीं दीक्षा के हैं, जिनको साइलेंट वाचर कहा गया है। वो एक दूसरे पुराने मनवंतर के वो भी महान ऋषि हैं जो केवल साइलेंटली वॉच रखते हैं। जैसे परिवार का बड़ा आदमी ना खाली देखता रहता है, कोई गड़बड़ होगी तभी इंटरवीन करेंगे। ही इज कॉल्ड साइलेंट वाचर, मूक पर्यवेक्षक। वो इंटरवीन नहीं करते हैं, खाली वॉच करते रहते हैं, बाकी लोग अपना काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से 10 लेवल की दीक्षाएँ बताई गई हैं। 5वीं लेवल पर आदमी जीवन मुक्त होता है। बट वो दीक्षा दी जाती है जब आदमी उस योग्य हो जाता है, अपने को पात्र बनाता है, पहली दीक्षा। तो ये था इस एपिसोड का पहला भाग। US पांडे जी के साथ इससे आगे हमने क्या बात की वो जानने के लिए देखिए दूसरा भाग। और अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न में देख रहे हैं तो PMC हिंदी को YouTube पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो PMC हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन ये हमें बहुत मदद देगा। देखते रहिए PMC।